राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के बारे में बताऊंगी, जो आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, चाहे आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हों, पीजीटी का दे रहे हों अथवा अन्य कोई भी परीक्षा दे रहे हों, उसके लिए बैलेंस डाइट आपके आवश्यक हैं। कई सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। तो चलो मैं बैलेंस डाइट के बारे में बता रही हूँ। बैलेंस डाइट कहते किसको है, संतुलित आहार किसको कहते हैं? अगर हम संतुलित आहार को देखते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की मांग, उसकी आयु, वजन, क्रियाशीलता, अवस्था आदि के अनुसार अगर उचित मात्रा और उचित अनुपात में रहता है तो हम कहते हैं कि वैसा डाइट, वैसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। मतलब सभी पौष्टिक तत्व कैसा होना चाहिए? व्यक्ति विशेष की अवस्था, उसकी अवस्था कौन सी है, उसकी उम्र कैसी है, उसका लिंग कौन सा है, उसका वजन कितना है, उसकी क्रियाशीलता कैसी है, क्या वह किसी प्रकार के रोग से पीड़ित है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर पौष्टिक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में रहता है, उचित मात्रा और उचित अनुपात में रहता है, तो हम उस प्रकार के आहार को बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन मैंने जितनी आसानी से आपको बता दिया बैलेंस डाइट के बारे में, उतना आसान नहीं है बैलेंस डाइट को, चार्ट को तैयार करना। हर एक व्यक्ति के लिए उसकी आयु के अनुसार, उसकी वजन के अनुसार, उनके व्यक्ति विशेष की मांग के अनुसार बैलेंस डाइट बनाना, संतुलित आहार बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हमें पहले, अगर हम बैलेंस डाइट बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें वो उन फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा जो बैलेंस डाइट को इफ़ेक्ट कर रहा हो। मतलब संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों पर जब आप ध्यान देंगे, तभी आप बैलेंस डाइट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और बता पाएंगे और बना पाएंगे। होता क्या है, हमारे भारतीयों के भोजन में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट हम यूज में लेते हैं। प्रोटीन की कमी होती है, वसा की भी कमी होती है और अन्य पौष्टिक तत्वों की भी भारी कमी होती है। धनाढ्य लोग जो पैसे वाले हैं, उनके आहार भी बैलेंस नहीं होता है, और जो गरीब होते हैं उनके भी आहार बैलेंस्ड नहीं होता है। किसी न किसी पोषक तत्वों की या तो कमी हो जाती है अथवा किसी न किसी पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। तो किन्हीं न किन्हीं पोषक तत्वों की अधिकता होना या कमी होना तो बैलेंस डाइट के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि वो माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है और अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। आप विकसित राष्ट्रों के व्यक्तियों के आहार में आप देखोगे तो उनके आहार में भी बैलेंस्ड नहीं रहता है। किन्हीं न किन्हीं पोषक तत्वों की या तो कमी रहती है या अधिकता रहता है, ज़्यादातर का अधिकता रहता है। तो धनाढ्य वर्ग के लोग आप ज़्यादातर का देखोगे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी फेल्योर, लीवर डिजीज, पोषण अधिकता के कारण, पौष्टिक तत्वों का अधिकता के कारण जो उत्पन्न रोग होते हैं वो धनाढ्य वर्गों के लोगों को होता है। वहीं पोषण न्यूनता के कारण, जिनके आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है, गरीब वर्ग के लोग जो लोग होते हैं, उनके आहार में अगर प्रोटीन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन B1, B2, नियासिन, राइबोफ्लेविन या किन्हीं और पोषक तत्वों की कमी हो गई, लोहे की कमी हो गई, फास्फोरस का कमी हो गया, सोडियम की कमी हो गई, तो उनके भी आहार बैलेंस्ड नहीं होता है और उनसे उत्पन्न रोग पोषण न्यूनता जनित रोग कहलाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बैलेंस डाइट के बारे में बता रही हूँ
बैलेंस डाइट क्या है और बैलेंस डाइट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्स को, लिंग को। पोषक तत्वों के मांग में स्त्री और पुरुष दोनों के पौष्टिक तत्वों की मांग में अंतर होता है। कहोगे कैसे, क्यों अंतर है? जो किशोर वय के बालक हैं या जो छोटे बालक हैं उनमें कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो युवा जब हो चुके होते हैं, अब आप जब देखते हो कि दोनों का शरीर का क्षेत्रफल, महिलाएं जहाँ कम हाइट की होती हैं, कम वजन की होती हैं, वहीं पुरुष के शरीर का क्षेत्रफल भी ज़्यादा होता है, उनका वजन भी अधिक होता है। तो जब उनके शरीर का आकार बड़ा होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, वजन अधिक होता है, तो पौष्टिक तत्वों की मांग भी उनकी अधिक होती है। पहले ऐसे मानते थे कि लोहा जो है, लौह तत्व आयरन, वह स्त्री को ज़्यादा चाहिए, पुरुष को कम चाहिए। क्यों? क्योंकि हर महीना महिला को रजोनिवृत्ति होता है, पीरियड्स होता है, तो पीरियड से ब्लड निकल जाता है, आयरन ज़्यादा निकल जाता है ब्लड के माध्यम से, तो उनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन जब शोध हुए, जब साइंटिफिक रिसर्च हुआ, तो पता चला कि नहीं, मेल को भी आयरन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और आयरन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। और जानते हो ऑक्सीजन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा हुआ जो रहता है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये सब काम ऑक्सीजन ही करता है। तो आयरन की मांग जितना महिला में है उससे कहीं अधिक पुरुष में है। ये हमारा नई रिसर्च के माध्यम से पता चला है। कारण क्या है? शरीर का क्षेत्रफल पुरुष का ज़्यादा है, वो ज़्यादा लंबे होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है, उनके हाथ पैर भी देखो, अपने हाथ पैर दुबले पतले होते हैं तो उनके हाथ भी मोटे होते हैं। शारीरिक संरचना उनकी महिला की तुलना में अलग होती है, इसलिए उनको आयरन जैसे पौष्टिक तत्वों की मांग भी कम नहीं होती है। ये गलती मत कर लेना। दूसरा होता है उम्र। उम्र बढ़ने के साथ साथ पौष्टिक तत्वों की मांग भी बढ़ जाती है। शैशवावस्था है या बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है, इनमें शारीरिक वृद्धि बड़ी तेज गति से होता है, तीव्र गति से होता है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और लड़कियां कंफ्यूज कर जाती हैं कि अगर प्रश्न ये आता है कि किस उम्र में शारीरिक वृद्धि सबसे अधिक होती है या सर्वाधिक तेज होती है, या किस उम्र में शारीरिक वृद्धि सबसे तेज गति से होता है, तो आपका उत्तर है शैशवावस्था, 0 से 12 माह की अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास बड़ी ही तीव्र गति से होता है, बड़ी तेजी गति से होता है। समझ गए बात को? बहुत तीव्रता गति से होता है। एक जो बालक नन्हा सा होता है, जो जन्म के समय में जिसका वजन 2.5 किलो होता है या 3 किलोग्राम होता है, वही बालक अगर उसका शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार से रहा तो 6 महीने में उसका दुगना हो जाना चाहिए और 1 साल में 3 गुना वजन हो जाना चाहिए। मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास बड़ी तेजी गति से हो रहा है शैशवावस्था में। इसके बाद 1 से 5 वर्ष की जो अवस्था है, बाल्यावस्था, उसमें भी शारीरिक वृद्धि और विकास तेज गति से होता है। फिर देखोगे तो उत्तर वाली अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास उतना तीव्र गति से नहीं होता है, लेकिन फिर किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास तेज गति से होता है। लड़की हो या लड़का, किशोर हो या किशोरी। 12 वर्ष की जो बालिका अब तक थी, 10 से 12 वर्ष की बालिका थी, वो 18 वर्ष तक होते होते पूर्ण एक बालिका होती है, पूर्ण स्त्री बन जाती है, पूर्ण औरत बन जाती है और अपने समान एक शिशु को जन्म देने के काबिल बन जाती है, जन्म देती है और उसको ठीक प्रकार से पालन पोषण कर सकती है।
इसी प्रकार से एक लड़का 12 वर्ष का 18 या 20 वर्ष का होते होते एक पूर्ण युवा बन जाता है, किशोर बन जाता है, और अब उसकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी हो जाती है। अब वह पिता भी बन सकता है और बन जाता है, और घर के कार्यों के साथ साथ अपने अन्य उत्तरदायित्वों के वहन करने के काबिल हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। वहीं जो प्रौढ़ावस्था है, इस अवस्था में आप देखोगे तो शारीरिक वृद्धि और विकास तो ठप हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे लड़कियों में 18 वर्ष तक शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, लड़कों में मैक्सिमम 21 वर्ष तक होता है। इसके बाद शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। प्रौढ़ावस्था में सेम कंडीशन होती है, शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है, और अब व्यक्ति को निर्माणात्मक, शरीर निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों की ज़रूरत होती है। निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ कौन सा है? जैसे प्रोटीन है, जिससे नई तंतुओं का निर्माण होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, नई कोषों का निर्माण होता है, और सुरक्षात्मक प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनकी मांग बढ़ जाती है। दोनों की मांग बढ़ जाती है, निर्माणात्मक की भी और सुरक्षात्मक की भी। हाई एनर्जी यील्डिंग फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती अब उसको। प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा चीनी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ है उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सेम कंडीशन होता है वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में सेम चीज़ है। यहाँ भी शारीरिक वृद्धि और विकास ठप हो जाता है, उल्टा टूट फूट होने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है गालों में, हाथों में, गले में लटकने लग जाते हैं, त्वचा अपने जो है ना हड्डियों को छोड़ने लग जाता है। आप वृद्धजन को देखोगे तो हड्डियाँ लटकती हुई, त्वचा को छोड़ती हुई प्राप्त होंगी, मिलती हैं? हाँ या नहीं बोलो, होती है ना। तो उस अवस्था में, वृद्धावस्था में फिर पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी यील्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शरीर निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, विटामिनों की मांग बढ़ जाती है, खनिज लवणों की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावे ऊपर से अगर बीमार पड़ती हैं तो दवाइयों की मांग बढ़ जाती है। फल, फ्रूट, जूस, ये सब उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, पनीर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर निर्माणात्मक भोज्य तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। टूट फूट ज़्यादा होता है, मरम्मत कम होता है। तो मरम्मत के लिए ज़रूरी है सुरक्षात्मक और शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थों का आहार में समावेश होना। इसके बाद तीसरा है शारीरिक क्रियाशीलता, फिजिकल एक्टिविटी। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील है, जैसे हेवी वर्कर है, अधिक कठोर काम करता है, अधिक कठिन काम करता है, पत्थर तोड़ता है, बोझा ढोता है, किसानी का काम करता है, खेत में हल जोतता है, कूली का काम करता है, पहाड़ों पर सामान ढोने का काम करता है, उनके भोजन में ज़्यादा ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अधिक कठोर श्रम करते हैं और वो अधिक क्रियाशील होते हैं। आप देखो, ध्यान देना मेरी बात पर, किसी मजदूर का पेट बाहर निकला हुआ देखा है? किसी कूली का पेट बाहर निकला हुआ देखा है? किसी पहाड़ पर चढ़ने वाले पहाड़ी लोगों के पेट ऊपर निकला हुआ देखा है? हमारी की तरह तोंद उनका निकला हुआ है? क्यों नहीं निकला हुआ है? क्योंकि जितना वो खाते हैं उससे उत्पन्न ऊर्जा को बर्न कर देते हैं अपने काम करने में। कूली है, मजदूर है, पत्थर तोड़ने वाला है, अगर 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी जितना वो मेहनत भी कर लेते हैं। तो अधिक क्रियाशील व्यक्ति को अधिक ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है मध्यम क्रियाशील
व्यक्ति, मॉडरेट वर्कर, जैसे टीचर है, डाकिया है, क्लर्क है, वो ये लोग होते हैं जो बाहर का भी थोड़ा काम कर लेते हैं और घर का भी काम कर लेते हैं। गृहिणी है, झाड़ू पोछा भी कर लेती है, खाना भी पका लेती है। वो कठिन काम नहीं कर रही, पत्थर तोड़ने का काम नहीं कर रही, बोझा ढोने का काम नहीं कर रही, तो उसको मॉडरेट वर्कर कहते हैं। उनको अधिक क्रियाशील व्यक्ति की तुलना में कम एनर्जी यील्डिंग, ऊर्जा उत्पादक भोजन की आवश्यकता होती है, जो मध्यम क्रियाशील है। और लास्ट में आता है सीडेंट्री वर्कर, कम क्रियाशील, जो मानसिक रूप से अधिक काम करते हैं, शारीरिक रूप से कम काम करते हैं। जैसे एक प्रोफेसर हो गया, एक चिकित्सक हो गया, एक IAS अधिकारी है, वो मानसिक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं और शारीरिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। तो उनको ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो ज़्यादा खा लेंगे पहले की तरह, तो फिर उनका बॉडी गड़बड़ा जाएगा, पेट निकल जाएगा, तोंद निकल जाएगा, शरीर में वसा की मात्रा जम जाएगी। फिर अधिक पोषण के कारण जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं उससे वो ग्रसित हो जाएंगे। हार्ट डिजीज है, किडनी फेल्योर है, लीवर डिजीज है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, ये सब हो जाएंगे। उनको कम ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए, लेकिन प्रोटीन युक्त और खनिज और विटामिन युक्त भोज्य तत्वों की बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। उतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि हम हेवी वर्कर को देते हैं। थोड़ा बहुत अंतर है तो है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य, हेल्थ। व्यक्ति का हेल्थ भी बैलेंस डाइट को प्रभावित करने में से एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे अगर व्यक्ति स्वस्थ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीमार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो उस समय उसके शारीरिक क्रियाशीलता ठप हो जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसकी पोषक तत्वों की मांग भी बीमारी के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। अगर कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसको ज़्यादा मात्रा में कैलोरी भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और दूसरे पोषक तत्वों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज से सफ़र्ड है या डायबिटीज़ हो गया है तो उसको चीनी कम मात्रा में देना होगा। ब्लड प्रेशर अगर कोई व्यक्ति सफ़र्ड है तो उसको नमक कम देना होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति किस प्रकार के रोग से सफ़र्ड हो रहा है, किस प्रकार के रोग से पीड़ित है। अगर कोई व्यक्ति दस्त से पीड़ित है तो उसको रेशायुक्त भोजन नहीं देना है। अगर कोई कब्ज से पीड़ित है तो उसको रेशा वाला आहार देना है। ये सारी चीज़ें हमें स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है, कोई न कोई बीमारी है, तब उसके संतुलित आहार भी उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना है। ये मैं आपको उपचारात्मक पोषण में डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में। इसके बाद आता है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम, क्लाइमेट। गर्म प्रदेश के जो लोग हैं उनको कम मात्रा में एनर्जी यील्डिंग भोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो शीत प्रधान देशों में रहते हैं, जैसे इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग फूड्स की ज़रूरत होती है। उनके आहार में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक तो सर्दी से बचने के लिए, दूसरा शरीर के तापक्रम को सुरक्षित रखने के लिए, और तीसरा अपने जितना बॉडी चलाने के लिए ज़रूरत है उतना तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इसके अलावा सर्दी से बचाव के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जो शीत प्रधान देशों में लोग निवास करते हैं या वहाँ रहते हैं। इसके बाद है
विशिष्ट शारीरिक अवस्था। अगर शारीरिक अवस्था विशिष्ट है, मतलब सामान्य से भिन्न है, स्पेशल है, तो भी उसके संतुलित आहार में डिफरेंस आएगा। जैसे मान लो कोई स्त्री है, गर्भवती है, कोई धात्री माता है, या कोई दुर्घटना हो गया, ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल गया, या ऑपरेशन हुआ हो, या अथवा कोई और कंडीशन हुआ हो, उस स्थिति में भी संतुलित आहार अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। जैसे गर्भवती माता को ज़्यादा मात्रा में सामान्य महिला की तुलना में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैलोरी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके अंदर उसका बच्चा भी पल रहा है, तो उसको भी पोषक तत्व चाहिए खुद के पलने बढ़ने के लिए, और माता को भी चाहिए। इसी प्रकार से जो माता धात्री है, धात्री माता जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लैक्टेटिंग मदर, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके स्तन से 500 से 1000 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर से 1 लीटर तक दूध का उत्पादन होता है, जिसे बच्चा पीता है। तो दूध के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? दूध किस चीज़ का बना होता है आपको खुद पता है। प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो उसके पोषक तत्व भी उस हिसाब से अलग हो जाता है। गर्भवती माता से भी धात्री माता के पोषक तत्वों की मांग अलग अलग होती है। समझ गए बात को? तो जो धात्री माता को जितना कैलोरी चाहिए उससे कहीं अधिक कैलोरी, गर्भवती माता को जितना कैलोरी चाहिए उससे अधिक कैलोरी आपको चाहिए धात्री माता को। प्रोटीन, कैल्शियम, इनकी मांग भी बढ़ जाती है धात्री अवस्था में। तो अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल गया है, तो उनको आयरन युक्त, विटामिन और खनिज लवण युक्त भोजन देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो किसी का सड़क दुर्घटना हो गया, ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल गया है, तो उनकी भी पौष्टिक तत्वों की मांग भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। तो आज मैंने आपको संतुलित आहार के और क्या होता है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी कि बैलेंस डाइट में कैलोरी की मांग, प्रोटीन की मांग, वसा की मांग, विटामिनों की मांग, खनिज लवणों की मांग और रेशा की मांग कितनी होती है, तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। अगर प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाते हैं तो ज़रूर देखिए, खुद लाइक कीजिए अगर पसंद आता हो तो, और दूसरे को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उत्प्रेरित कीजिए। यह भी एक पुण्य का काम है। बच्चे, मैं आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए जैसा और जब कभी मुझे समय मिलता है आपके बीच में हाजिर होती हूँ, उपस्थित होती हूँ और आपको बताती हूँ। तो जितना मेहनत मैं करती हूँ उससे अगर आप उतना मेहनत करोगे और उससे अधिक मेहनत करोगे तो आप ज़रूर परीक्षा में सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी होता क्या है कि जब बच्चे होम साइंस लेके पढ़ते हैं क्लास में, तो वो ध्यान नहीं देते हैं पढ़ते वक्त, बस यही पास हो जाते हैं कि क्या है, पास हो गए। और जब कॉम्पिटिटिव टेस्ट में उतरते हैं तब लगता है अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ाई ही नहीं है, अब तो छूट गया हमसे। तो चलो, जो छूट गया सो छूट गया, अब आगे हम ध्यान रखेंगे। और हम अपने वीडियो का ही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक आप मुझे जाने को दो इजाज़त, कॉलेज के टाइम हो रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ।